नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज हम लोग 4 और 5 जुलाई 2021 की महत्वपूर्ण खबरों और उन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, साथ ही उनके बैकग्राउंड्स को भी क्लियर करेंगे, जिससे आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन की कमी ना हो जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मुझे लगता है ये निश्चित तौर पर यूपी के एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली आ सकता है, बाकी नेशनल एग्ज़ाम में भी आ सकता है। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति जी ने, अब राष्ट्रपति कौन है आपको पता होना चाहिए, कौन है? रामनाथ कोविंद जी है। कौन है? रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अभी ये थोड़ा चर्चा में आए थे क्योंकि उन्होंने अपनी सैलरी और टैक्स डिडक्शन को लेकर कुछ चिंताएं व्यक्त की थी, उसी को लेकर मीडिया में कुछ खबरें थी। फिलहाल हाल ही में राष्ट्रपति जी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंबेडकर स्मारक की आधारशिला रखी? मतलब कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेड फाउंडेशन ऑफ अंबेडकर मेमोरियल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन उत्तर प्रदेश। तो क्या सही आंसर क्या होगा? कानपुर? नहीं, बिल्कुल नहीं, कानपुर नहीं होगा। कानपुर में उनकी यात्रा हुई थी, लेकिन आधारशिला जो रखी गई थी अंबेडकर मेमोरियल की, वो कहाँ पे थी? लखनऊ। तो लखनऊ में अंबेडकर मेमोरियल खोला गया है, एक स्मारक है वहाँ पे खोला गया, और कल्चरल सेंटर भी बोला गया है उसे। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद जी ने उसका उद्घाटन किया था। क्लियर है? देख लेते हैं न्यूज़ को। ये देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अंबेडकर स्मारक व सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी। इस मौके पर देखिए, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं जिनका नाम है आनंदीबेन पटेल। ये योगी जी मुख्यमंत्री जी हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है आपको पता होना चाहिए? लखनऊ। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में इन्फॉर्मेशन हो गई। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले क्या पूछा जाता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में है सारनाथ। क्या है? सारनाथ, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने क्या दिया था? अपना प्रथम उपदेश दिया था। ये सब भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैं आप सोच रहा हूँ जब भी कोई स्टेट आएगी उससे रिलेटेड जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं कवर करता चलूँ, भले वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध जी का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था सारनाथ। सारनाथ कहाँ पे है? वाराणसी में। तो ये उत्तर प्रदेश, एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरे क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश बनता है कि ताजमहल कहाँ है? तो ताजमहल कहाँ पर है? ठीक है, ताजमहल हो गया मोती मस्जिद, ताजमहल मोती मस्जिद, ये दोनों कहाँ पर है? आगरा में है। ठीक है, और इन दोनों को किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है जो यूपी से है। ठीक है, अगला जो बात बताते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, एक है फतेहपुर सीकरी। ये आगरा की राजधानी, आगरा के बगल स्थित है फतेहपुर सीकरी। ये अकबर की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी बच्चा? अकबर की राजधानी। और इसी फतेहपुर सीकरी में क्या है आपका? बुलंद दरवाज़ा। क्या है? बुलंद दरवाज़ा। तो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। अगर राज्य पूछा जाएगा तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। क्यों बनवाया था? क्योंकि जब 1571 में उन्होंने गुजरात को जीता था। किसको जीता था? गुजरात को जीतने के बाद अकबर ने उसे विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये भी कुछ ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं वो पूछ ली जाती है। इसके अलावा जो पूछा जाता है कि वहाँ का नेशनल पार्क। देखिए, उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा। क्या नाम है? दुधवा। तो भारत का एकमात्र नेशनल पार्क जो उत्तर प्रदेश में है उसका नाम है दुधवा, और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है? इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, मुख्य मुख्य चीज़ें यही थी। तो उत्तर प्रदेश के बारे में ये बात होगी। अंबेडकर जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए, क्योंकि ये वंचितों के नेता माने गए थे। बहुत ज़्यादा जो भारत में एक मामला ये चलता है कि ये दलितों के नेता थे। बिल्कुल नहीं, ये जितने भी वंचित हैं, जितने भी शोषित हैं, जितने भी एक्सप्लॉयटेड कम्युनिटी हैं, यानी कि डिप्राइव्ड सेक्शन है, उन सभी के नेता थे। जिसमें महिला भी आ जाती है। महिलाओं के हित में इन्होंने बहुत सारी बातें उठाई थी। और यहाँ जब महिला की बात करते हैं, सिर्फ हिंदू महिला की बात नहीं, सभी प्रकार की महिला की बात करते हैं। शूद्र की उद्धार की बात करते हैं, तो शूद्र या हम बात करें मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, इन सब के लिए बात करते हैं। तो अम्बेडकर जी को केवल दलित नेता जो बोला जाता है, ये इनका अपमान है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये दलित नेता के साथ साथ ये अर्थशास्त्री भी थे। क्या थे? अर्थशास्त्री भी थे, इकोनॉमिस्ट थे। आपको ना पता जानकारी हो तो मैं आपको बता दूं, अमर्त्य सेन जो भारत के अर्थशास्त्री हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, उनको ये अपना
इकोनॉमिक फादर मानते थे। इकोनॉमिक फादर मतलब समझ रहे, इनके आइडियोलॉजी से वो बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। ठीक है, तो ये सारे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था। अब देख लेते हैं फैक्ट वाइज। बी आर अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में महू में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में है। इंदौर के पास एक महू एक स्थान है जहाँ पर अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था? रामोजी अम्बेडकर। ठीक है, रामोजी अम्बेडकर। ही क्लियर मैट्रिकुलेशन फ्रॉम, जो ये स्कूल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ, स्टडी इकोनॉमिक्स फ्रॉम द कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। अब कहेंगे इतने गरीब आदमी थे तो ये कैसे विदेश पढ़ने पहुंच गए थे? तो इनकी सहायता की थी शाहू जी महाराज जी ने। ठीक है, शाहू जी महाराज कह रहे हैं, बड़ौदा के जो नरेश थे उस समय, जो बड़ौदा के राजा थे, उन्होंने इनकी सहायता की थी। ठीक है, तो इसलिए ये वहाँ पर गए थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में इन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा था। इनको डॉक्टरेट डिग्री जो अवार्ड किया गया था 1927 में, इनको डॉक्टरेट डिग्री मिली थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ही इकोनॉमिक्स में। और इसी समय आपको पता होना चाहिए हिटलर यंग कमेटी बनी थी। क्या बनी थी? हिटलर यंग कमेटी। ठीक है, हिटलर यंग कमेटी कब बनी थी? 1926 में। ना पता हो जान लीजिएगा, हिटलर यंग कमेटी कब गठित हुई थी? 1926, जिसने ये बोला कि भैया आरबीआई का गठन होना चाहिए भारत में। तो आरबीआई की गठन कब हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। तो किसके सुझाव पर हुआ था? हिटलर यंग कमेटी के सुझाव पर हुआ था। तो हिटलर कमेटी के सदस्य के रूप में कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी हिटलर यंग कमेटी के सदस्य थे। तो इकोनॉमिस्ट भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, और साथ ही साथ जो है सोशल थिंकर भी थे। ठीक है, उसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन है देखिए। ही वॉज वन ऑफ द क्रूसेड्स ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अनटचेबिलिटी। मैंने पहले ही बात कर दिया। एक चीज़ जो एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि 1920 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एक न्यूज़पेपर उन्होंने लॉन्च किया था, जिसका नाम था मूक नायक। इसे याद रख लीजिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मूक नायक, बिना बोलने वाला नायक, समझ में आया? तो काफ़ी अच्छा ये न्यूज़पेपर उन्होंने लॉन्च किया था। ये दलितों और शोषितों वंचितों के उद्धार के लिए ये जो है लॉन्च किया गया था। ही वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एग्जाम में पूछा जा सकता है आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? अम्बेडकर जी। ही वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी। ये तो बार बार पूछा जाता है कि संविधान में जो संविधान सभा बनी थी उसके जो ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। यस, प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ लिया जाता है तो अम्बेडकर जी। इन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता था। ठीक है, हाँ। और ही वॉज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस भारत रत्न इन 1990 में इन्हें भारत रत्न दिया गया, और 1956 6 दिसंबर को इनकी मृत्यु हुई थी। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, इससे ज़्यादा अच्छा इतिहास से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता था कि भीमराव अंबेडकर जी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 से लेकर 1932 के बीच में। कब से कब तक? 1930 से लेकर 1932 के बीच में तीनों गोलमेज सम्मेलन को पार्टिसिपेट करने वाले ये व्यक्ति थे। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लिश में बोलते हैं। एक और चीज़ जो पूछी जाती है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ था भारत में पूना पैक्ट। कब हुआ था? पूना पैक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। कब हुआ था बच्चा? पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? एक अम्बेडकर जी थे, दूसरी तरफ गांधी जी थे। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है किसके किसके बीच हुआ था, तो अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। पुणे में यरवड़ा जेल में गांधी जी बंद थे और वहीं पर ये साइन किया गया था, ये पूना समझौता हुआ था। इस समझौते के अपने कुछ क्राइटेरिया थे, कुछ टर्म्स थे, कुछ कंडीशन थे, ये वो आपको जाने की ज़रूरत नहीं, बस इतना समझ लीजिए। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में। अम्बेडकर जी और गांधी जी के दलितों को लेकर जो विचार थे वो थोड़े से अलग थे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमने देख लिया। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन सा देश मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है? ये नोट कर लो, लिख करके रख लो भैया कि ये भैया एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को फ्रेम करवा के रख लीजिए। निश्चित तौर पर SSC में, बैंक में, रेलवे में, सिविल सर्विसेज के जो स्टेट वाले एग्जाम होते हैं, MPPSC, बिहार PCS, UP PCS, सब में ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कौन सा देश मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है? तो बच्चा वो है चीन। चीन मलेरिया मुक्त घोषित हो गया, यानी कि अब वहाँ मलेरिया के केसेस पिछले 3-4 सालों में नहीं मिले हैं। एक हमारा देश है, बहुत मलेरिया होता है भैया, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, पता नहीं क्या हो जाता है फिर आगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन का डिटेल।
देखो WHO का वेबसाइट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म किया कि फ्रॉम 30 मिलियन केसेस टू 0 चाइना है सर्टिफाइड मलेरिया फ्री। ठीक है, मलेरिया फ्री हो गया है। तो 70 साल की मेहनत का फल मिला है किसे? चीन को। चीन ने पिछले 70 साल में मेहनत करके मलेरिया को अपने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है। क्लियर है। चीन की बात करें तो चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। क्या नाम है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। क्या? शी जिनपिंग। क्लियर है। WHO की बात, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम है WHO। ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन के मार्गदर्शन में काम करती है। इसका काम है दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी सभी तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग करना। ठीक है। इसका गठन कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, 7 अप्रैल 1948। आप लोग डेट मत याद रखिएगा, सिर्फ ईयर वर्ष याद रखिएगा। 1948 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। बस यही 3 चीज़ें याद होनी चाहिए, WHO के हेडक्वार्टर जिनेवा, और इसका जो क्या कहते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948। और इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? ये प्रेसिडेंट, इसके चेयरमैन आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि WHO के अभी अध्यक्ष इस समय कौन है। ठीक है, कौन है देख लीजिएगा। ठीक है। तो WHO के अलावा अगर हम बात करें जिनेवा में किसके किसके हेडक्वार्टर है, तो WTO के है, IT इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन का है। ठीक है। WMO का मतलब होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन। तो इस सबके वहाँ पर हेडक्वार्टर है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आज का कि हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने? आपको पता होना चाहिए पिछले 4-5 सालों में कई सारे मुख्यमंत्री बदले गए हैं उत्तराखंड के। तो लेटेस्ट कौन बने हैं? लेटेस्ट बने हैं पुष्कर सिंह धामी। बाकी के तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरीश रावत, ये सब पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के। अभी नए जो बने हैं PK धामी जी हैं। अब प्रश्न उठता है क्यों भैया अचानक से? अभी तो 4-5 महीने पहले, 3-4 महीने पहले तीरथ सिंह रावत को बनाया गया था, तो इतनी जल्दी इनको क्यों कर दिया गया था? देखिए समझिए, तीरथ सिंह रावत जी क्या हैं? एक सांसद हैं, लोकसभा से चुने गए हैं। ठीक है। और जो संविधान की शर्त कहती है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या होना चाहिए पता है आपको? मुख्यमंत्री बनने के लिए या तो आपको विधानसभा, क्या है? विधानसभा, या आपको विधान परिषद। ठीक है। 2 में से एक का सदस्य होना चाहिए। अगर आप विधानसभा के सदस्य हैं तो भी ठीक है, विधान परिषद के सदस्य हैं तो भी ठीक है। अगर इनमें से सदस्य हैं तभी आप मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। एक यहाँ पर लूप होल्स है, एक यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़ा गया। अगर मुख्यमंत्री बनने के दौरान आप विधानसभा विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं तो 6 महीने के अंदर आप जो है विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता ले लें। तो 6 महीने इनके पूरे होने वाले थे। अब समस्या ये है कि ये हैं सांसद और इनको बनना है विधानसभा का सदस्य। तो विधानसभा का जब चुनाव होगा तभी ये बन पाएंगे। और इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने कोरोना को देखते हुए ये बोल दिया कि अभी हाल में कोई उपचुनाव नहीं करेगा। तो 6 महीने के बाद वैसे भी इनकी सदस्यता का हो जाता, मतलब इनकी मुख्यमंत्री पद चला जाता। इसीलिए चूँकि चुनाव नहीं होना था, इसीलिए बीजेपी ने फैसला किया इनको इस्तीफा दिला दिया जाए और इनके स्थान पर किसको बना दिया गया? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है। तो अब यहाँ से देखो समराइज कर लेते हैं जो क्वेश्चन बनता है। आपसे पूछा जाएगा यदि किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ध्यान दीजिए प्रधानमंत्री के लिए भी ये लागू होता है, मुख्यमंत्री विधानसभा और प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो कितने समय के अंदर उसे विधानसभा की सदस्यता चाहिए? तो 6 महीने, याद रखिएगा 6 महीने के अंदर उसे विधानसभा की सदस्यता चाहिए। ये पॉलिटी में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। विधानसभा नहीं मिलती, विधान परिषद। चूँकि उत्तराखंड में विधान परिषद है नहीं, इसलिए वहाँ सिर्फ विधानसभा की सीटें चाहिए होगी। क्लियर है? होपफुली समझ में आ गया होगा। ये है पुष्कर सिंह धामी जी, इनको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगला चौथा क्वेश्चन आज का कि हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया को मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का ग्लोबल पुरस्कार मिला है। ध्यान दीजिए ये वर्ल्ड पुरस्कार है, ये इंडिया के लिए नहीं है। ठीक है। पूरी दुनिया में मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, इसका मतलब है कि इस एजेंसी ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए बहुत ही इनोवेटिव तरीके अपनाए का पुरस्कार मिला है। ये कब गठित हुआ है? देखो प्रश्न कहाँ से है? बैकग्राउंड से, करंट से नहीं। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने घुमा के प्रश्न पूछा है। तो इन्वेस्ट इंडिया का गठन कब हुआ था? 2019 में। देख लेते हैं बच्चा, पहले तो ये न्यूज़ देख लीजिए।
देखिए कौन कौन से मंत्री ने इनको जो है कॉन्ग्रेचुलेट किया ये भी देख लीजिए। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी कौन है? इस समय रेलवे मिनिस्टर है। कौन है? रेलवे मिनिस्टर के साथ साथ एक और मिनिस्ट्री भी इनके हाथ में। कौन? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मतलब उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय भी इन्हीं के हाथ में, पीयूष गोयल के हाथ में है। और प्रकाश जावड़ेकर जी जो कि क्या है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है। दोनों ने इन्वेस्ट इंडिया को क्या किया? कॉन्ग्रेचुलेट किया कि भैया मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी आपको घोषित किया गया है। किसके द्वारा? दुनिया एक एजेंसी, ग्लोबल एजेंसी, उसके द्वारा। ठीक है, तो इन्वेस्ट इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं बच्चा। इन्वेस्ट इंडिया जो है इसका गठन कब हुआ था? 2009 में हुआ था। इज़ अ नॉन प्रॉफिट वेंचर। ये गैर लाभकारी एक संस्था है। इसका काम क्या है? अच्छा, किसके अंतर्गत है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसे शॉर्ट में DPIIT बोला जाता है। क्या बोला जाता है? DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, ये ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, तो एक एजेंसी है। क्या है एजेंसी? इसका काम क्या है? इट इज़ अ नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी। इसका काम है भारत के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए इसको लेकर काम करना, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसको ये अवार्ड मिला है। पांचवा क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन। भारतीय सेना के प्रमुख MM नरवणे जी, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडियन आर्मी के इस समय जो है इंडियन आर्मी के जनरल कौन है इस समय? मेन कौन है? चीफ कौन है? इंडियन आर्मी के चीफ कौन है भैया? MM नरवणे। अब कहोगे भैया बिपिन रावत जी भी क्या है? बिपिन रावत जी CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, मतलब एयरफोर्स और नेवी को भी मिलाकर जो तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं इस समय कौन है? बिपिन रावत जी। उसमें आर्मी के चीफ कौन है? MM नरवणे जी हैं। ठीक है, तो MM नरवणे जी ने हाल ही में किस देश में वार मेमोरियल का उद्घाटन करने जाने वाले हैं? देखिए अभी गए नए, उद्घाटन करेंगे एक देश में वार मेमोरियल मतलब युद्ध स्मारक। ठीक है, तो किसी विदेश में जाके भारतीयों के लिए युद्ध स्मारक का शिलान्यास करेंगे। वो कौन सा शहर है? वो कौन सा देश है? तो बच्चा इटली। इटली में ये वार मेमोरियल बनाया जा रहा है और उसका इनॉग्रेशन कौन करेगा? इंडियन आर्मी के चीफ। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए 1942 के आसपास क्या हुआ था? वर्ल्ड वार 2 हुआ था। वर्ल्ड वार 2 में वहाँ लगभग 5000 भारतीय सैनिक इटली के कैसिनो नामक शहर में शहीद हुए थे। तो उन्हीं की याद में, ये देखो कैसिनो शहर का नाम है, उन्हीं की याद में ये बनाया जाएगा वार मेमोरियल और उसका उद्घाटन करेंगे भारतीय सेना अध्यक्ष। इटली की बात थोड़ा सा कर लेते हैं बच्चा। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। इटली की करेंसी क्या है? लीरा। और इटली के PM कौन है? मारियो ड्रागी। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये लीरा इटली की करेंसी है। ठीक है, इटली की लोकेशन अगर हम देखें तो ये रहा आपका यूरोप, ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, या बिल्कुल ठीक है, थोड़ा जूम कर लिया, ये आपको दिख रहा है, ये है इटली। समझ में आया? ये एक पेनिनसुला, एक प्रायद्वीप है। ठीक है, इसके बगल ये फ्रांस देश है, ये इसके ऊपर स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर क्या है? ऑस्ट्रिया है, और यहाँ पर स्लोवेनिया। तो ये 4 देशों से घिरा हुआ है। भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी के ऊपर है ये। ठीक है, ये एक द्वीप है, सिसिली द्वीप, और ये इटली, ये सब मिलाकर यहाँ पर पूरा का पूरा इटली देश है। यहाँ से देखो कुछ क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के बनते हैं वो देख लेते हैं। जो इटली में जो क्वेश्चन बनते हैं, क्या इसकी राजधानी तो रोम है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे बहुत सारी ज्वालामुखी है, वोल्केनो है। कौन कौन सी ये देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक है एटना। क्या है? एटना। एटना जो पूछा जाता है। एटना के अलावा विसुवियस। क्या है? विसुवियस। ठीक है, विसुवियस है। और एक और है जो है उसका नाम है, एक को मुझे बैरन बोलने, स्ट्राम्बोली। क्या है? स्ट्राम्बोली। ये 3 प्रमुख जो है क्या है वहाँ के वोल्केनो, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एटना, विसुवियस और स्ट्राम्बोली ये इटली में है। स्ट्राम्बोली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे भूमध्य सागर का स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का स्तंभ कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, भूमध्य सागर का स्तंभ इंग्लिश में बोलते हैं लाइट पिलर ऑफ मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, हाँ, तो एग्जाम में इतना पूछा जा सकता है। तो मित्रों आज 5 क्वेश्चन और उनके काफ़ी बैकग्राउंड हमने क्लियर किया, होपफुली समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। एक और करेक्शन कराना था। कल हमने 1 माह का पूरा जून महीने का पूरा करंट अफेयर्स उसमें डाल दिया था। तो उसमें एक दूसरा क्वेश्चन था, आप लोग देख लीजिएगा कि
युवा स्कीम थी, याद करिए, ठीक है। युवा योजना के बारे में बात की थी, तो वहाँ पे आंसर थोड़ा सा गलत हो गया, उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। युवा का जो आंसर मैंने वहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर, उसका आंसर 1 दिया, जबकि 1 नहीं होगा 3 होगा, ठीक है। तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। युवा कार्यक्रम की जो भारत सरकार द्वारा शुरुआत हुई थी, उसका उद्देश्य है कि देश के अंदर से 75 लेखकों का चुनाव करना है, ठीक है। तो वहाँ ऑप्शन सी या ऑप्शन 3 जो भी होगा उसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने करेक्ट करा दिया है, अब दोबारा मत बोलना है, पहली गलती थी, आगे से ध्यान रखा जाएगा। क्लियर है। हम ही को PDF बनाना, हम ही को सब कुछ करना है, इसलिए थोड़ा सा ह्यूमन एरर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हमेशा की तरह PDF आपको कहाँ मिल जाएगा बच्चा, कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही।